वीडियो ऑन हो गया ना? चलिए प्रीतम सर, चलिए स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है ना? आपका भी टेंशन कम हो जाएगा, घरे जाके वीडियो देख लीजिए, काम बढ़िया जाएगा। आपको भी यही चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो, इच्छा हो तो। एकदम बढ़िया, ठीक है। तो आज ये जो आपको मैप दिख रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जितने भी भारतीय घाट हैं और तट के किनारे स्थित पहाड़ियां हैं उसको, और उसकी ऊंची चोटी और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछते हैं उन सब को आज हम क्या करेंगे? क्लियर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तथा कोशिश करेंगे कि अगर अंतिम में समय बचा, थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, तो कोशिश करेंगे कि अंतिम में समय बचा तो जितने बंदरगाह भारत में हैं उस बंदरगाह को भी आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली ये दक्षिण भारत का हिस्सा होता है। क्या होता है ये? दक्षिण भारत का हिस्सा। हमने उत्तरी भारत को नहीं बनाया क्योंकि हिमालय के बारे में हम पढ़ चुके थे ना जी। हाँ, बीच में भले वीडियो का उस दिन जाके ऑडियो बंद हो गया था, वो बात की बात है, लेकिन हम लोग लगभग पढ़ चुके थे, राइट। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ये जो दिख रहा है साइड, ये गुजरात से शुरू हो जा रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्केच दे दीजिए हमको, क्योंकि स्केच के बिना पढ़ाई उम्मीद से नहीं हो सकता। देखिए ये जो क्षेत्र है ये गुजरात का क्षेत्र है, और ये जहाँ ख़त्म हो रहा है ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र तक ख़त्म हो रहा है। तो कहें अगर हम आम भाषा में, तो गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को हम घाटीय क्षेत्र कहते हैं या तटीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? घाटीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र किस परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे स्थित है। ये यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पे एक समुद्र तट है, इसका नाम क्या है? अरब सागर। क्या नाम है? और ये समुद्र के तट पे स्थित है, इसलिए इसको तटीय क्षेत्र कहते हैं। जबकि इस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी। मैं लिख दे रहा हूं नाम, बंगाल की खाड़ी। अतः यहाँ के भी साइड के क्षेत्र को तटीय क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। और घाटीय क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी तट के बगल में एक पहाड़ी स्थित है, जिस पहाड़ी के साइड में होने के कारण इस क्षेत्र को हम घाटीय क्षेत्र भी कहते हैं, और इधर वाले क्षेत्र को भी। लेकिन दोनों तरफ की पहाड़ी की बात कर ले तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे एकदम सीधी लाइन की पहाड़ी है, जबकि इस साइड जो दिख रहा है ये रेड कलर वाला, ये पहाड़ी बीच बीच से कटा हुआ है। कटे होने का कारण क्या है ये भी जान लीजिए। क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कहाँ अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में, तथा कुछ नदियां हैं जो इधर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। फिलहाल बस इतना ही जानिए कि सबसे भारत की सर्वाधिक नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, और इसी कारण से उसे खाड़ी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। खाड़ी का अर्थ क्या होता है? बेसिकली जहां भी नदियां अपना जल और सेगमेंट ले जाकर गिराती है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। क्लियर? याद रखिए, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पूरी बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और देखिए कि ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी अपना जल गिरा रही है, यहाँ महानदी जल गिरा रही है, और ये रही कृष्णा नदी, ये यहाँ जल गिरा रही है। तो ये जितनी छोटी छोटी नदियाँ ये क्या करती है? इधर जो कि पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी क्षेत्र है इनको काट देती है, तो ये कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जान लेते हैं घाटों के बारे में, क्योंकि घाटों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, और घाटों से क्वेश्चन पूछने के कारण हमें इसे क्या करना पड़ रहा है? पढ़ना पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा बोलते बोलते कभी गड़बड़ाऊँ तो बताइएगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी क्या होता हूँ? इधर उधर विचलित हो जाता हूँ आप लोगों के हरकत को देख के। तो याद रखिए, मैं पद से विचलित होने वाला नहीं हूँ और ना होने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो पे बनाता हूँ ना खास करके मैं पद से विचलित नहीं होता हूँ, लेकिन नहीं, यहीं पे रुकना है। क्लियर? ध्यान से देखिए। देखिए ये जो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, यहीं से हमारे यहाँ अंदर पानी होता है, तो यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक का तट, मतलब अगर इस पॉइंट से ले लूँ तो इस पॉइंट के तट को हम कक्ष का तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्ष का तट। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? कक्ष का तट। और इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि दीव तक, यहाँ से लेके ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है, इस तट का नाम है काठियावाड़ा का तट। क्या कहते हैं? काठियावाड़ा का तट।
याद रखिएगा, सबसे पहले याद करना क्या है कि जो कच्छ का तट है, इसी कच्छ के तट में यहाँ बीच में कुछ नदियाँ अपना जल गिराती है, अतः यहाँ पे एक खाड़ी है जिसको क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। याद रखिएगा, कच्छ की खाड़ी कहाँ है, ध्यान से देखिए, ये जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पे ना, ये जलीय क्षेत्र है और यहाँ पे माही नदी, लूनी नदी इत्यादि नदियाँ अपना जल गिराती है, अतः इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। और याद रखिए यहीं पे एक माही नदी चलती है जो ऐसे नीचे से ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आती है, तो यही माही नदी बेसिकली कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो पूछता है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो 2 नदियाँ है, एक माही नदी और एक स्वर्णरेखा नदी। ये दोनों कच्छ की क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर। तो ये देखिए, अगर पूछे कि कठियावाड़ा तट को कच्छ के तट से कौन अलग करता है, तो कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। क्लियर। ये कहाँ है, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो भारत का कोड दिखाई देता है, इसी के बीच में कच्छ की खाड़ी। और ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं कच्छ का रण। क्या कहते हैं, कच्छ का रण, जो कि एक क्या है, बेसिकली एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो कि किसके लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए। वाइल्ड एस, जिसको जंगली गधा कहते हैं, जंगली गधे के लिए कच्छ का रण फेमस है। याद रखिएगा। उसके बाद जब हम आते हैं कठियावाड़ा के तट पे, तो कठियावाड़ा के तट के ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको क्या बोलते हैं जी, हम क्या बोलते हैं, अच्छा नाम था, नहीं मैं बता दे रहा हूँ इसका नाम, अभी था अभी दिमाग में। बब्बर शेर के लिए फेमस भारत का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य, गिर। हाँ देखिए, ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है गिर पर्वत। क्या नाम है, गिर पर्वत। और इसी गिर पर्वत के आसपास कुछ क्षेत्र स्थित है जिसको हम कहते हैं गिर वन्य जीव अभयारण्य। क्या कहते हैं, गिर वन्य जीव अभयारण्य। यहीं पे एक वन्य जीव अभयारण्य, इसको क्या कहते हैं, गिर वन्य जीव अभयारण्य, जो कि बेसिकली भारत में एशियाई शेर या बब्बर शेर के लिए फेमस है। क्लियर, इतना क्लियर ना। बब्बर शेर या एशियाई शेर, विश्व के सबसे बड़े शेरों को बब्बर शेर कहते हैं, नहीं कहते शेर के ऊपर बब्बर शेर। तो ये शेर बहुत बड़े होते हैं और इसको एशियाटिक लाइन कहा जाता है और पूरे भारत में यहीं पे मिलता है, कहाँ, गिर में। ठीक है। अब इस गिर से याद रखिएगा, तो गिर क ख ग घ में गिर आता है, ग से गिर आता है ना, तो यहाँ ख से खंभात की खाड़ी है। याद रखिएगा, यहाँ पे भी एक खाड़ी है जिसमें नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपना जल गिराती है, जो ज्वार नतमुख बनाती है। इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। क्या कहते हैं, खंभात की खाड़ी। या फिर एक और नाम से इसे जानते हैं क्या, द केम्बे खाड़ी को क्या बोलते हैं जी, वे बोलते हैं क्या, द बे ऑफ केम्बे, सही जवाब, बे बोलते हैं, BAY। बे का मतलब क्या होता है, खाड़ी। द बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और द बे ऑफ केम्बे, अंग्रेजी में इसको केम्बे कहते हैं और हिंदी में खंभात की खाड़ी। तो ये देखिए, कठियावाड़ा का तट यहाँ से लेके, मतलब कह सकते हैं कि कच्छ की खाड़ी से लेके खंभात की खाड़ी तक फैला हुआ है। और इस कठियावाड़ा के तट में याद रखिएगा कि दहेज बंदरगाह, कांडला बंदरगाह स्थित है। देखिए, यहाँ पे बंदरगाह है दहेज और यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, इसी में स्थित है। समझ रहे हैं, इसी घाट में। अब आगे क्यों कभी कभी सवाल पूछ देता है कि गुजरात का कांडला बंदरगाह किस घाटी में स्थित है, तो कौन सी तट होगा जी, कठियावाड़ा के तट पे स्थित है। और दहेज बंदरगाह भी दहेज कहा जाता है, हम उसे दहेज कहते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पड़ता है दीव। क्या पड़ता है, दीव। और ये रहा दमन। तो इस दीव से लेके ये देखिए, यहाँ गोवा दिख रहा है ना, ये गोवा के तट के बीच के यहाँ के पूरे क्षेत्र को मैं यहाँ पे अगर मार्क कर दूँ, किस चीज़ से मार्क कर दूँ, ग्रीन से मार्क करता हूँ, शायद दिखाई दे। यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के तट को हम क्या कहते हैं, इस तट को हम कहते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इस तट को कहते हैं कोकण तट। क्या कहते हैं, कोकण तट। और ये तट फेमस इसलिए है कि इसी तट पे कोकण नाम की एक जाति रहती है जो मछली का व्यापार करती है, मछली पालन, और मछली से ही वो जीवित है। और इन्हीं की भाषा होती है कोकणी। कौन सी भाषा होती है, कोकणी भाषा। कोकणी यही बोलते हैं। कोकणी मणिपुरी याद है, और नेपाली जोड़ा गया था कौन से,
शायद 92वां संविधान संशोधन था, मुझे कन्फ्यूजन है, अतः इसको याद मत कीजिएगा। जब हम लोग संविधान में चलेंगे तो ध्यान देंगे। तो यहाँ के लोग कोकणी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोकण तट बोलते हैं। और ये बेसिकली फिशरीज पे जिंदा है, मतलब कि मछली मारते हैं और यहीं पे बेच के इनका कार्य चल जाता है। इसी में यहाँ पे मुंबई बंदरगाह है। क्या है, मुंबई बंदरगाह। और एक दूसरा बंदरगाह है नहवा सेवा। क्या नाम है, नहवा सेवा, जिसका नाम बदल के कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक है नहवा सेवा और एक है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह याद रखिए कि बहुत खाल है। सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो मुंबई है, लेकिन प्राकृतिक रूप से सबसे गहरे बंदरगाह की बात करें वो होता है विशाखापट्टनम। क्लियर। बेसिकली बंदरगाह की चर्चा मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, इसके बारे में इनकी कुछ डिटेल वीडियो भी, किससे क्या निर्यात होता है ये बताए बिना इसका काम नहीं चलेगा। तब तक केवल आप याद रखिएगा क्या होता है। अब याद रखिए जो गोवा दिख रहा है, यहाँ भी एक बंदरगाह है जिसका नाम क्या है, मरमा गोवा। क्या नाम है, मरमा गोवा। तो इस गोवा के मरमा गोवा बंदरगाह से लेके और कर्नाटक का एक यहाँ बंदरगाह है, ये जो मैंगलोर दिख रहा है यहीं पे एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। क्या नाम है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। तो इस तट से इस तट के बीच के तट को हम कहते हैं केनरा तट। क्या कहते हैं, केनरा तट। और इसी तट पे दो बंदरगाह स्थित है, एक तो गोवा और दूसरा न्यू मैंगलोर बंदरगाह। क्लियर। ये केनरा तट है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि, हाँ जानते हैं सवाल क्या पूछेगा, पूछेगा कि पश्चिमी घाटी के निम्न में से कौन से तट नहीं है, और इसमें ये दे देता है। तो पहले तीसरा तट का नाम लिख दूं, उसके बाद आते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, ये मैंगलोर से लेके, अगर याद हो तो बोलते चलिएगा ताकि आपको 100% याद हो जाए। कोच्चि बंदरगाह, सॉरी, ये कन्याकुमारी तक के तट को कौन सा तट कहते हैं जी, इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं, मालाबार तट। और इस मालाबार तट से जान लीजिए इसकी अच्छी से जानकारी कि इसी तट पे भारत में सबसे पहली बार मानसून से वर्षा होती है। कै जून, 4 जून। 4 जून से मानसून हमारे यहाँ शुरू हो जाता है और 14 से 15 जून में बिहार में होती है। तो 4 जून के आसपास दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिस घाट से टकराती है वो तट कौन सा होता है, मालाबार तट। और सबसे पहले वर्षा यही होती है इसी मालाबार तट पे। आगे चले, चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अगर इस पर आते हैं तो कन्याकुमारी से लेकर और ये समझिए कि तमिलनाडु के लास्ट छोर या फिर कृष्णा नदी के तट तक। कहाँ तक, कृष्णा नदी के तट तक के क्षेत्र को हम कौन सा तट कहते हैं जी, हाँ इसको सही कह रहे हैं वो, इस तट को हम कहते हैं, मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि अच्छा दिखाई दे, क्योंकि काला रंग अधिक प्रदर्शित होता है। इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। अब इस तट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत में जब मानसून शुरू होता है तो यहाँ वर्षा नहीं होती है, लेकिन यही मानसून जाके टकरा के जब जाड़े के दिनों में यानी कि नवंबर दिसंबर में वापस आता है तो वो आने के क्रम में इस कोरोमंडल तट पे बहुत अधिक वर्षा कराता है। अतः सवाल पूछता है कि लौटती मानसून से कौन से तट पे वर्षा होती है, तो याद रखिएगा कौन से तट पे, कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट बेसिकली किस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के भी क्षेत्र तक जाता है, लेकिन ये बेसिकली तमिलनाडु का भाग है, जिसको अगर कहें तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक के तट के बीच स्थित है। क्लियर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी से लेके महानदी तक के तट को, कृष्णा नदी से लेके महानदी तक के तट को हम जिस तट के नाम से जानते हैं उसको कहते हैं गोलकुंडा तट। क्या कहते हैं, गोलकुंडा तट। ठीक है। यहाँ पे तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई 3 बंदरगाह यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे, तमिलनाडु में, जिसकी चर्चा हम जब अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बेटर से करेंगे। तब तक जानने के लिए जान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और
चेन्नई बंदरगाह, तीनों के तीनों तमिलनाडु में है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, और ये गोलकुंडा तट पे एक बंदरगाह पड़ता है जिसको बोलते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत का प्राकृतिक रूप से सबसे खड्डा बंदरगाह है और वो पूर्वी तट पे है। तो ये पूर्वी तट की बात कर रहा हूँ। तो पूर्वी तट का सबसे निचला तट कौन सा है? कोरोमंडल तट, उसके ऊपर गोलकुंडा तट, और इसके बाद यहाँ ध्यान देखिए, ये महानदी से लेके और स्वर्ण रेखा नदी के बीच के तट को हम क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। तो ऐसा ही याद हो जाएगा, उत्तर की सरकार, उत्तरी सरकार तट। क्लियर? अब एक बात और याद रखिए कि इस स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर भी एक छोटा सा तट पड़ता है, और इस तट को हम कौन सा तट कहते हैं? इस तट को कहते हैं उत्कल तट, जिसको आपको जो आपके किस में नहीं होगा, इस उत्कल तट की चर्चा आपके लूसेंट में नहीं दिया होगा बेसिकली, क्योंकि बिना डीप जाने हुए आपको ये नहीं मिलने वाला है। तो याद रखिए, मैं आपसे सवाल पूछते जाता हूँ, आप जवाब दीजिए। बताइए कि कच्छ के रण से लेके और ऊपर गुजरात तक के तट को कौन सा तट कहते हैं? कच्छ का तट। याद रखिएगा, और मैं बोल रहा हूँ, बोलते चलिए, रिपीट में आपको याद हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ गुजरात के ऊपरी छोर से लेके, और यानी कि इसको इस जगह का नाम क्या है? गुहार मोती या गोर मोता से लेके कच्छ की खाड़ी तक के तट को क्या कहते हैं? कच्छ का तट। और उसके बाद कच्छ की खाड़ी से लेके और खंभात की खाड़ी तक के बीच के तट को क्या कहते हैं? कठियावाड़ा का तट। क्या कहते हैं? कठियावाड़ा का तट। और इसमें कितने बंदरगाह है? 2, एक आपका दाहेज और एक कांडला, जो कि महत्वपूर्ण है। और भी छोटे छोटे बहुत सारे बंदरगाह जिनके बारे में पूछता नहीं है, तो फ्री का कपार का है कुछ ना। समझ में है बात? और यहाँ देखिए, इसके बीच में एक खाड़ी है जिसको कौन सी खाड़ी कहते हैं? यहाँ पे स्थित है कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे खंभात की खाड़ी या वे ऑफ कैम्बे कहते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। तो देखिए, दमन से लेके गोवा तक या फिर दीव से लेके गोवा तक के तट को कौन सा तट कहते हैं? इस तट को कहते हैं कोकण तट। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसको कोकणी जनजाति कहते हैं, जो कोंकणी भाषा भी बोलती है, तथा ये लोग मछली का पालन करते हैं। तो सवाल पूछता है, ये लोग फिशरीज पे जिंदा होते हैं, याद है? अब यहाँ से याद रखिए, गोवा के मैंगलोर मरमा गोवा तट से, मरमा गोवा से लेके और मैंगलोर के न्यू मैंगलोर बंदरगाह के बीच के तट को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, कर्नाटक और केनडा एक साथ मैच कर दीजिएगा। इन तट को क्या कहते हैं? केनडा का तट। क्या कहते हैं? केनडा का तट। कंफर्म? केनडा का तट। तो पूछता है कि केनडा का तट कहाँ से कहाँ स्थित है? तो गोवा के बंदरगाह मरमा गोवा से लेके और कर्नाटक के बंदरगाह न्यू मैंगलोर के बीच के तट को क्या कहते हैं? केनडा तट। ठीक है? और यहाँ पे देखिए, मरमा गोवा से ऊपर दीव तक के तट को क्या कहते हैं? कोकण तट। और यहाँ हो गया केनडा तट। अब यह तीसरा आते हैं, आपको काठियावाड़ा का तट आपके लूसेंट में नहीं मिलेगा, खोज लीजिएगा जाके। जो लूसेंट पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा, उसमें काठियावाड़ा का तट और कच्छ के तट की चर्चा नहीं की गई है। उसमें केवल 3 ही तट आपको इधर मिलेंगे। एक तट होगा आपका कोकण तट, दूसरा केनडा और तीसरा मालाबार तट। अब याद रखिए, ये देखिए यहाँ पे न्यू मैंगलोर के तट से लेके आपको कोचिन केरल तक कहे या फिर कहे सीधे कन्याकुमारी तक के बीच के तट को, पूर्वी तट को, पश्चिमी नहीं, पूर्वी तट को हम क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक पैसा का व्यवस्था है। यहीं पे एक वैली है, साइलेंट वैली, जो सबसे अधिक जैव विविधता वाला रखती है। विश्व का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो। ठीक है? जिसकी चर्चा हम जब यहाँ के जो लिखे हैं ना लाल वाले घेरे हैं, पहाड़ी पे चलेंगे तो करेंगे। अभी फिलहाल तट की याद करा रहे हैं आपको। तो न्यू मैंगलोर तट से लेके कन्याकुमारी तक के पूर्वी तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। और उसके बाद मैं कहते चाहता हूँ, आप जवाब दीजिए। गुजरात के क्या बोलते हैं इसको जी? अभी नाम बोला, गुहार मोती या गौर मोता से लेके कच्छ की खाड़ी तक के तट को कच्छ का तट। कच्छ की खाड़ी से लेके खंभात की खाड़ी कठियावाड़ा का तट। और दीव से लेके गोवा तक के तट को कोकण तट। गोवा से लेके मैंगलोर तक के तट को केनडा तट। और मैंगलोर से लेके आपके कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट। तो पूर्वी क्षेत्र के तटों के पूछे कि निम्न में से कौन सा पश्चिमी घाट का तट नहीं है, तो कौन सा होगा? याद करके मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताइए। मालाबार तट, केनडा तट, कोकण तट और उत्तरी सरकार तट। कंफर्म? ध्यान रखिए, क्योंकि वो पूर्वी घाटी का तट है। अब आते हैं पूर्वी तट के साथ। यहाँ देखिए,
कन्याकुमारी से लेके और ये जो कृष्णा नदी के बीच के तट को क्या कहते हैं? कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के बीच के तट को कोरोमंडल तट, और इसकी खासियत कि लौटती मानसून से वर्षा यही होती है। क्लियर? और उसके बाद देखिए कृष्णा नदी से लेके महानदी तक के बीच के तट को क्या कहते हैं? यही वर्षा होती है, ज्यादा हो या कम हो वर्षा यही होती है। लौटती मानसून से किस घाट पे वर्षा होती है पूछे तो कोरोमंडल तट या कोरोमंडल घाट पे। क्लियर? यहाँ घाट को भी तट ही बोलते हैं। हमारे यहाँ देखिएगा गंगा घाटी जाते हैं तो गंगा की घाट नहीं बनाया, वहाँ पे तट है। घाट जो नदियाँ खाड़ बनाती है उसको घाट कहते हैं, घाटी। ठीक है, तो देखिए कृष्णा नदी से महानदी तक के तट को गोलकुंडा तट, और उसके बाद महानदी से लेके स्वर्ण रेखा नदी के तट को उत्तरी सरकार तट, और इसके बाद आपका लूसेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं उससे एक्स्ट्रा चलता हूँ। स्वर्ण रेखा नदी से लेके इसके ऊपर वाले तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब याद रखिए कि इसी तट के साइड में कुछ पहाड़ियाँ स्थित है। क्या स्थित है? कुछ पहाड़ियाँ जिनसे भी प्रश्न हमसे पूछ देता है। ठीक है लक्ष्मी माता, समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना? चलिए फिर चलते हैं। तो इनसे भी सवाल कभी कभी पूछ देता है, याद रखिएगा। तो हम बेसिकली यहाँ की सभी पहाड़ियों के बारे में भी जानते चलेंगे, और उनसे क्या क्या उनकी खासियत है, कौन कौन सी उनकी चोटी है, ऊंची चोटी, इसके बारे में भी हम पढ़ते चलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा ज़्यादा लाउड बोल रहा हूँ क्या कि ठीक ठाक है आवाज़? ठीक है, चलिए। तो जल है ही है, तो आज तो कुछ सोचना है नहीं, वीडियो रोकने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कहीं भगवान भरोसे उसका भी साउंड ना आए तो फिर तकलीफ होगी। का है प्रीतम? ऐसा लग रहा है जैसे आप उनकी भौजाई हैं, बार बार उनको परेशान करते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये बताइए, ये सब ठीक बात है? पानी मांग रहे तो भाई पानी कौन रोकता है? अच्छा चलिए आगे चले, हम लोग आगे चलें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पढ़ने का ज़्यादा शौक करे तो फ़ोन मुझे कर दीजिएगा, मैं फ़ोन पे बात करते करते पढ़ाते चला जाऊंगा। इतना तो मैं कर सकता हूँ। मेरा फ़ोन और स्विच ऑफ, हाँ 32 मेरा ही नंबर है। मेरा फ़ोन और स्विच ऑफ, ये तो असंभव। यहाँ ध्यान रखिए। चलिए आगे चले, हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। इसे थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये पाल घाट और सब तो आप पढ़ चुके, तो इसको थोड़ा मिटाऊंगा तो दूसरा लिखने में थोड़ा सा मज़ा ज़्यादा आएगा। हाँ, फोटो आपका तो इससे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, हो जाएगा। वीडियो में स्क्रीनशॉट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो खींचना है ना तो बाद में खींच लीजिएगा। अभी भी स्विच ऑफ बता रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, सभी लोग तनी सा ध्यान दे। यहाँ पे तनी सा ध्यान देना है। कनखियाइयों के ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम में 100% आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? बस ध्यान दीजिए। देखिए ये आपको बात कही, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? मान गए हैं कि हम खिसियाएं? कहिए तो हम खिसियाई हो जाते हैं। ये देखिए नहीं, आज भर छोड़ देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? बेसिकली पहाड़ों की श्रृंखला है। ये क्या है? पहाड़ों की श्रृंखला है, और इस श्रृंखला को हम सहाद्री के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इस यहाँ से लेके यहाँ तक की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? सहाद्री। सहाद्री कहते हैं। इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? सहाद्री की पहाड़ी। लेकिन इस सहाद्री को पहाड़ी को पढ़ने के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। ये देखिए, गोवा के ऊपर वाले क्षेत्र को इसको कहते हैं उत्तरी सहाद्री। क्या कहते हैं? उत्तरी सहाद्री। और इसके नीचे को दक्षिणी सहाद्री। क्लियर? ध्यान दीजिए। देखिए ये इसके ऊपर जो उत्तरी सहाद्री है, इसकी ऊंची चोटी पूछता है, तो इस उत्तरी सहाद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी ऊंची चोटी का नाम है माउंट कलसुबाई। क्या नाम है? माउंट कलसुबाई। और आपको याद करने के लिए आसान बता दूं कि महाराष्ट्र में देखिएगा बाई लगता है, रानी लक्ष्मीबाई, जोधाबाई, और पता नहीं कौन कौन सी बाई है ना। जोधाबाई तो राजस्थान की हो जाती है ना।
तो बेसिकली यहाँ की महिलाएं बाई लगाती है। और ये जो हो जानते हैं इसकी ऊंची चोटी को कैसे याद करना है, सबसे आसान याद रखिएगा कि इसी की ऊंची चोटी पे एक महिला कलसूप लेके और चला रही होगी। तो कोई आके पूछा होगा क्या कर रही हैं और इतनी ऊंची चोटी पे काहे बैठी हैं, तो कहा होगा कि हाँ नीचे हवा नहीं चल रहा था, अतः कलसूप से ओसारने के लिए मुझे इतनी ऊंची ऊपर आना पड़ा, अतः उस चोटी का नाम क्या हो गया, माउंट कलसूप। भाई ऐसा ज्योग्राफी के किताब में कहीं है नहीं, ये मेरी कथाओं में आता है, आपको याद भी हो जाएगा। अतः उत्तरी सरकार का मतलब उत्तरी सह्याद्री की तट की ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट कलसूप भाई। और इसके बाद आते हैं इस गोवा से लेके और ये जो मैंगलोर दिख रहा है इसके बीच के क्षेत्र को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। कहाँ से कहाँ तक के, गोवा से मंगलोर, मंगलोर कहाँ है जी, कर्नाटक में। गोवा से मंगलोर के बीच के जो पहाड़ी क्षेत्र है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री। और इनसे 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो यार ध्यान लगा के मेरी बातों को सुनिएगा। ये जो दक्षिणी सह्याद्री है ना, इसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कुद्रेमुख। क्या नाम है, माउंट कुद्रेमुख या कुद्रेमुख कहा जाता है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, कुद्रेमुख। मैं लिख दे रहा हूं और इससे जानने वाला क्वेश्चन जान लीजिए, क्या नाम है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख मतलब, कुद्रे का मतलब क्या होता है जी, हो सकता है कुत्ता उता होता हो, नहीं होता है, कुद्रेमुख कहा जाता है। और याद रखिए इस कुद्रेमुख को बेसिकली हम जानते हैं लोह उत्पादन के लिए, यहाँ पे सबसे अधिक लोहे का उत्पादन होता है। तो पूछता है कि कर्नाटक का कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है, तो लोह इस्पात के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, लोह। यहाँ पे लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और इसी कुद्रेमुख देखिए यहाँ चोटी है कुद्रेमुख, यहाँ पे एक चोटी है, कौन सी है, कुद्रेमुख, जो इधर की सह्याद्री की दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसी कुद्रेमुख के बगल में एक यहाँ पहाड़ी है, क्या है यहाँ पे, एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। याद रखिएगा बाबा बुदन की पहाड़ी। और ये बाबा बुदन की पहाड़ी भी फेमस है किसके लिए, कॉफी के लिए। अधिकांश पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान को डाउन कीजिए। ये किसके लिए फेमस है, कॉफी के लिए। और विश्व की सबसे प्रसिद्ध कॉफी अरेबिक कॉफी यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पे, बाबा बुदन की पहाड़ी पे, जो कि किसमें है, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख के बगल में यानी कि नीचे है, क्लियर। और नीलगिरी के ऊपर। अब आपको देखिए यहाँ पे एक दिख रहा है गोल, ऐसा दिख रहा है राउंड में ना जी, इसको कहते हैं पहाड़ों की गांठ। क्या बोलते हैं, पहाड़ों की गांठ। और इसी पहाड़ों की गांठ का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। क्या नाम है, मैं इसका लिख दूं नाम, इसी पहाड़ी की गांठ का नाम क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी। पहाड़ी, इसके बारे में जान दीजिए कि ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा। तो इस नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कितना अच्छा अच्छा तो नाम है जी, दोदा बेटा। एगो बेटा नहीं, दू द बेटा, बेटा कई को चाहिए, दो द बेटा। देखिए लिखा है दोदा बेटा, दो द बेटा। अरे नीलगिरी कहती थी कि हमको एक बेटा नहीं चाहिए, कई को चाहिए, दो द बेटा, 3 रखिए, अच्छा सॉरी, दो द बेटा। तो इसका नाम, ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा। और याद रखिए ये नीलगिरी किसके लिए फेमस है, बार बार सवाल पूछता है। ये 2 लोगों के लिए फेमस है। पहला कि चाय की खेती यहाँ पे होती है, टी गार्डनिंग के लिए फेमस है। ये किसके लिए फेमस है, असम में होता है, यहाँ भी होता है। ये टी गार्डनिंग के लिए फेमस है। और दूसरा फेमस है यहाँ की एक विशेष जनजाति, जिसको कौन जनजाति कहते हैं जी, टोड जनजाति। कौन सी जनजाति है, टोड, टोडा जनजाति के लिए फेमस है। और टोडा जनजाति के लिए किस लिए फेमस है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इन टोडा जनजातियों में एक विशेष प्रकार की प्रथा फेमस है। इस टोडा जनजाति में एक विशेष प्रकार की प्रथा फेमस है, जिसको बहुपति विवाह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बहुपति विवाह। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में फेमस है, तो किस जनजाति में, टोडा जनजाति। और पूछता है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो इसी नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। और बहुपति विवाह का मतलब कि एक महिला एक से अधिक व्यक्तियों से विवाह कर सकती है। जैसे कि द्रौपदी के 5 विवाह हुए थे, 5 पांडव, तो ये भी अपने आप को द्रौपदी के खानदान के मानती हैं लोग। और ये भी यहाँ की महिलाएं एक से अधिक विवाह करती है, 5 5 10 10 15 15। ठीक है,
ये यहाँ की महिलाओं का है। और ये कौन सी जनजाति से है? टोंड जनजाति। तो इस टोंड जनजाति को भुलाइएगा मत, क्योंकि अधिकांश जनजातियों में भारत में किसी और का पूछे या ना पूछे टोंड का पूछता है। और अभी भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। भील जनजाति है। पहले गोंड था, अब कौन सी हो गई है? भील। तो पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनजातियां कौन सी है? तो भील। और भील कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आदि के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर? अब इसकी आगे थोड़ा सा बढ़ें, अगर आपकी अनुमति हो तो। ये फ्री में मुस्काए जा रही है, क्या बात है? भेजना पड़ेगा क्या आपको भी टोंड जनजाति में? चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। हाँ, कुछ तो बात है। अब बात को गोली मारते। देखिए, इसी नीलगिरी में एक बड़ा फेमस जगह है जिसको हम ऊटी के नाम से जानते हैं। ऊटी बड़ा ठंडा जगह है और लोग अक्सर घूमने जाते हैं। ऊटी का नाम सुने हैं? ऊटी। और इस ऊटी की चर्चा आपको अगर देखना है, ऊटी को जाना नहीं है फिर भी देखना है, तो राज मूवी देख लीजिएगा, जहाँ चिल्लाती है कस के कौन है और आ करके चिल्लाती है जोर से। उसी जगह को ऊटी के नाम से जानते हैं। तो कहा जाता है कि भूताहा है नहीं, राज फिल्म वालों ने बना दिया। बड़ा ही खूबसूरत जगह है घूमने लायक। तो जिस दिन सफल हो जाइएगा, वो क्या होता है जिसको बोलते हैं बदरिया चढ़ जाएगा, नहीं बर्दिया आपका चढ़ जाएगा, बदरिया नहीं बर्दिया चढ़ जाएगा। उस दिन आप फ्री होइएगा तो मन करे तो जाके ऊटी वगैरह घूम के आइएगा। बट कहिया? जिस दिन बर्दिया चढ़ जाएगा उस दिन। इससे पहले घरे वाला पैसे नहीं देगा। अच्छा तो लगबे करता है, घूमना अच्छा लगता है, लेकिन घर वाला पैसा रहे वाला कौना गुण पे पैसा दे? कौना गुण पे पैसा दी? आ तोर घूमे जेबे, अबे तोर दिन खराब हो गया, बियाह शादी के रुक। क्या करते हैं? टिकवा के तोरा के यहाँ से हटाते हैं। बहुत घूमने का शौक कर रहा है, तो अधिकांश जगह ये डायलॉग चलता है। और लड़का सब घूमना है तो बाबू के पैसे पकाए घूमेगा, अपना पैसा पे घूम, जो कमो और घूम। ये हमारे यहाँ चलता है, हाँ कि नहीं? काहे हमको बार बार करिए, ऐसा होता है। याद रखिए, मैं आके अपने घर पे कहूँ कि हमको जाना है बनारस घूमने, तो मेरे पिताजी कहेंगे तो ठीक है कमाओ और जाओ घूम। 4 दिन पलदारी करेंगे जाके। हाँ, 4 दिन पलदारी कीजिएगा तो भी 500-1000 रुपये में नहीं घूम पाइएगा। ऊटी जाने के लिए कम से कम मिनिमम खर्चा आपको लगेगा 10 से 15,000 रुपये। क्लियर? अब आगे चलें, आपकी इच्छा हो तो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए ये उत्तरी सह्याद्री जो मैंने आपको दिखाया, ओह काहे ऐसा करते हैं कि दिल मेरा खिसियाने लगता है अंदर से। ऐसा मत कीजिए, ध्यान दीजिए। काहे? अभी आपको लिखना नहीं है, आप भी पीछे वाले पे आराम कीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए। ये जो दिख रहा है ना, ये उत्तरी सह्याद्री में मैंने 2 गैप बनाया, दिख रहा है यहाँ पे। देखिए एक गैप यहाँ दिख रहा है, ये बीच वाला ब्लैक से मार्क किया है, और एक गैप यहाँ दिख रहा है। ये बेसिकली 2 दर्रे हैं। क्या है? 2 दर्रे हैं, जिसको दर्रे वाले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन आवाज़ ही गायब हो गया उसमें, पता नहीं कैसे, उसमें साउंड ही नहीं आया है। तो ये जो दर्रे दिख रहे हैं, ये ऊपर वाला दर्रा जिसको बोलते हैं थाल घाट। देखिए यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसको क्या कहते हैं? मुंबई बंदरगाह। कौन सा है जी? मुंबई बंदरगाह। तो जो बंदरगाह की चर्चा करेंगे, और यही है महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई ही महाराष्ट्र की राजधानी है। और तो ये जो थाल घाट है बेसिकली ये खाली ऐसे ओपन है। तो इस थाल घाट के बीच में एक दर्रा है, पर्वत का दर्रा। पर्वत का दर्रा बोले तो देखिए ये पहाड़ दिख रहा है ना, इसके बीच का ये गैप जिससे आदमी आराम से जाए और आए, इसी को क्या कहते हैं? दर्रा। तो यही दर्रा क्या करता है? थाल घाट, जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? नासिक को मुंबई से। अब याद करने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ। नासिक में होता है संतरा, नासिक में होता है अंगूर। तो बेसिकली ना, क्योंकि देखिए हर राज्य की राजधानी में सारा मंत्री बैठता है। जैसे कि हमारे नीतीश कुमार, नीतीश चचा, तेज प्रताप भैया और तेजस्वी भैया कहाँ बैठते होंगे? पटना में। और पटना बिहार की राजधानी है। वैसे ही महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और सब लोग मुंबई में बैठते हैं। तो मान लीजिए छपरा वालों को अपना काम कराना हो नेताजी के पास, तो कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा ना खाने के लिए। किसी को कोई नोट खाते हैं और कोई वोट खाते हैं, यही ना होता है। नेताजी कोई नोट खाते हैं, कोई वोट खाते हैं। तो बेसिकली वोट का कार्य नहीं चले तो यहाँ के लोगों के पास, नासिक में अंगूर और संतरा फेमस होता है, तो वो थाली में भर के और भेज देते कहाँ? मुंबई वालों के पास कि भैया खा लीजिए, लेकिन हमारा यहाँ का थोड़ा बहुत
कार्य कर दीजिए। हमारा अंगूर सूख रहा है, इसको बेचने में हमारी मदद कीजिए। अतः थाल घाट किसको किसको जोड़ता है? नासिक से मुंबई को, और नासिक वाले इसी मार्ग से अंगूर, संतरा और प्याज बेचने के लिए मुंबई जाते हैं। क्लियर? तो थाल घाट याद रहेगा। कहाँ कैसे लेके जाते हैं नासिक वाले? थाली में लेके। तो थाल घाट नासिक से मुंबई, कंफर्म। आगे देखिए एक और यहाँ पे बना हुआ दर्रा, ये दिख रहा है, इसका नाम है भोर घाट। क्या नाम है? भोर घाट। तो इसको याद करने के, ये पुणे को मुंबई से जोड़ता है, और ये पुणे को ही नहीं, धीरे धीरे कर्नाटक के क्षेत्र में भी मैंगलोर जोड़ते हुए ये तमिलनाडु तक रास्ता आ जाता है। लेकिन बेसिकली आपसे सवाल पूछेगा तो क्या पूछेगा? मुंबई को पुणे से। तो इसको याद करने के याद रखिएगा, सबसे पहले भोर होता है पुणे में, क्योंकि इधर होगा ना भोर जी, पूर्वी क्षेत्र में, तो इधर है पुणे, तो पुणे में होता है। और इसी पुणे के घाट से, भोर घाट से होते हुए भोर कहाँ जाता है? मुंबई। तो पहले भोर पुणे में, उसके बाद मुंबई में। तो मुंबई में भोर किस घाट से जाता है? भोर घाट से। क्लियर? तो भोर घाट पूना और मुंबई। क्लियर? थाल घाट नासिक को मुंबई। और आगे आते हैं, तो यहाँ तक तो हम कर चुके थे, हाँ कि ना? यहाँ तक हो चुका था। काहे मुस्कुरा रहे हैं? रहले पिंटू पीछे उनको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराइए मत, हंसिए। ई क्या हो रहा है पता नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं, क्योंकि अगर बीच में आप लोग के बातों में रुके तो आप लोग का बात छठी भर होता है। और इसके लिए कथा तो सुना चुका हूं मैं, दूसरी कथा नहीं करना चाहता हूं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ये दिख रहा है ना, नीलगिरी की पहाड़ी। इसकी ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा किसके लिए फेमस है? टी गार्डनिंग के लिए और टोडा जनजाति के लिए। और यहीं पे एक हिल्स है जिसको क्या बोलते हैं? ऊटी हिल्स। ऊटी हिल्स में हम क्या करते हैं? इसी ऊटी हिल्स में लोग घूमने फिरने के लिए अधिकांश जाते, बड़ा ठंडा जगह होता है, अतः यहाँ पे जाते, पहाड़ पे है। इसके बाद देखिए इस नीलगिरी के नीचे और एक यहाँ पे एक पहाड़ी है, इसको बोले अन्नामलाई की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है? इस पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। इस अन्नामलाई की पहाड़ी और नीलगिरी की पहाड़ी के बीच में भी एगो दर्रा है। इस दर्रे का नाम है पाल घाट। क्या नाम है? पाल घाट। और ये पाल घाट बेसिकली कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कोयम्बटूर को पलक्कड़ से। बेसिकली अगर हम नॉर्मल में कहें तो केरल को तमिलनाडु से जाने का रास्ता कौन सा है? पाल घाट। याद है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी हो गई। इसी अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुंडी। याद रखिएगा, इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुंडी। और ये एक और बात याद रखिए कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अनाई मुंडी ही है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस साइड आ जा रहा हूं, ध्यान देखिए कौन सी है? अनाई मुंडी, जो इसी अन्नामलाई की पहाड़ी पे स्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे है, यहाँ पे पहाड़ी है। ठीक है? और इसी पहाड़ी के बगल में ध्यान दीजिए, मैं एक और बनाने जा रहा हूँ। ये इसी पहाड़ी के इस साइड में एक छोटा सा ऐसे निकला हुआ है, ऐसे लाइनिंग, और इस पहाड़ी का भी नाम है। इस पहाड़ी को कहते हैं पलानी हिल्स। क्या कहते हैं? पलानी हिल्स। आपको याद ना है तो पलानी की तरह इसको पलानी हिल्स भी याद कर लीजिएगा। क्या नाम है इसका? पलानी हिल्स, जो तमिलनाडु में है। क्या नाम लिख देना यहाँ पे है? पलानी हिल्स। जो कहाँ है, कभी कभी पूछ देता है कि अन्नामलाई के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी है, तो कौन सी है? पलानी हिल्स, जो कि अनाई मुंडी के बगल में है। क्लियर? अब देखिए इस अन्नामलाई पहाड़ी के और ये नीचे इस पहाड़ी का नाम है कार्डमेमम की पहाड़ी। क्या नाम है? कार्डमेमम की पहाड़ी। तो इस अन्नामलाई और कार्डमेमम की पहाड़ी के बीच में भी एक दर्रा है। अब इस दर्रे की चर्चा लूसेंट में नहीं है। लूसेंट में 3 गो है, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। लेकिन ये सेनकोटा दर्रा है। क्या नाम है इसका? सेनकोटा दर्रा या सेनकोटा गैप। याद रखिएगा, ये भी तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के बीच में रास्ता बनाता है। क्या बनाता है? तिरुवनंतपुरम से तमिलनाडु के बीच रास्ता बनाता है, या फिर कह सकते हैं कि केरल से तमिलनाडु के बीच में क्या बनाता है? रास्ता। और ये अन्नामलाई पहाड़ी को कार्डमेमम की पहाड़ी से अलग करता है। जबकि सवाल पूछ दे कि नीलगिरी पहाड़ी को अन्नामलाई की पहाड़ी से बीच में कौन अलग करता है, तो पाल घाट। और अन्नामलाई की पहाड़ी को कार्डमेमम की पहाड़ी से अलग कौन करता है? तो सेनकोटा दर्रा। क्या होता है? सेनकोटा दर्रा। थोड़ा सा जल्द दीजिए क्योंकि मेरा गला अब लग रहा है बहुत है, उतना में जीवन मेरा कट जाएगा। इधर भी आगे भी। धन्यवाद। भुकाते भुकाते आप लोग मेरा जीवन
चलिए, भगवान करे कि जब तक आपका जॉब ना हो जाए तब तक मैं बोलूं, उसके बाद भले बोलना बंद हो जाए। तो मैं तो ऐसे भी बूढ़ा हो गया हूँ। आगे ध्यान दीजिए, ये देखिए जो कार्डमियम की पहाड़ी दिख रही है, इस कार्डमियम की पहाड़ी को एक अन्य पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसको एक अन्य नाम का है, हाँ एकदम सही कहा है, इसी को कहते हैं इलायची की पहाड़ी। क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी। और यहाँ पे बड़ी इलायची होती है। कौन सी होती है? बड़ी इलायची। छोड़ दीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए, और इसी के बगल में यहाँ पे एक क्या है? क्षेत्र है, या फिर कहे तो वन्य जीव अभयारण्य है, जिसको साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। कौन सा वैली? साइलेंट वैली, जो भारत की सबसे बड़ी जैव विविधता का क्षेत्र है, जिसको बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। और ये वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ हर प्रकार का जीवन संभव है, जहाँ अनेकों प्रकार के पौधे मिलते हैं, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पे सब है। यहीं पे एक झील है, अष्टमुंडी झील। कौन सी झील है? अष्टमुंडी झील, जिसमें नौकायान दौड़ प्रतियोगिता होता है, और ये नेहरू ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और इसको देखना है तो नाचू में आज छम छम गाना देखना पड़ेगा आपको, जिसमें वो पैर दाहिने बाएं घुमा घुमा के नाचती रहती है। क्या नाम होता है? शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर। और उसी में उस फिल्म का विलन उसे देख रहा होता है, कहाँ से? नाव चलाते हुए। तो वही नौका दौड़ रेस है, और वही होती है अष्टमुंडी में। नहीं, स्टेशन पर नहीं होता है, छम छम आप गाते गाते देखिएगा, वो स्टेशन छोड़ के बाहर तक आ जाती है, और वहीं पे वो नाव चलाते चलाते उसको देख रहा है। छम छम गाना ही है, जाके एक बार घरे बैठ के देख लीजिएगा। क्लियर? आपका 2 बार कंफ्यूजन हुआ, तीसरा बार क्लियर कर रहा हूं मैं, इससे पहले भी किया था। यहाँ याद रखिएगा। तो आप लोग छम छम नाचिए या ना नाचिए, वीडियो को 2-3 बार छम छम नाच के देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। अब इसी कार्डमियम की पहाड़ी के देखिए, यहाँ पे एक चोटी है। यहाँ ध्यान दीजिए, कान बजाते रहिएगा, बाद में वो पहले मालिश का दुकान खोल दीजिएगा, लेकिन पहले यहाँ देखिए, इसी कार्डमियम की लास्ट में एक ऊंची चोटी है। क्या है? ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? इस पर्वत का नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। क्या नाम है? महेंद्रगिरी पर्वत। याद रखिएगा, महेंद्रगिरी सबसे कार्डमियम पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? महेंद्रगिरी। जबकि देखिए एक महेंद्रगिरी यहाँ भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये पहाड़ों की श्रृंखला है, और ये पहाड़ों की चोटी है। तो अगर पूछे कि कार्डमियम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो महेंद्रगिरी। और सबसे दक्षिणी चोटी भी कौन सी है? यही है महेंद्रगिरी। सबसे दक्षिणी चोटी कौन है? महेंद्रगिरी, जो एकदम लास्ट छोर तक है। ये दिख रहा है ना, महेंद्रगिरी चोटी। तो पूछेगा कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी की चोटी का नाम क्या है? महेंद्रगिरी, या फिर कार्डमियम की पहाड़ी। क्लियर? अब आते हैं इस पार। किस पार? पूर्वी घाट के तरफ। और पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ी है, इसको हम लोग क्या करते हैं? याद कर लेते हैं। क्लियर? क्लियर? एक तो नेपाल वाली नल्ला से याद हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का, लेकिन इसको याद करना है। याद रखिए, देखिए ये तमिलनाडु में 4 पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ी है? 4 पहाड़ी। सबसे नीचे पहाड़ी का नाम है सिरुमलाई पहाड़ी। क्या नाम है? सिरुमलाई। अधिक मलाई खाते हैं काई जी लोग, हो सकता है। तो सबसे नीचे ये दिख रहा है पहाड़ी, इसका नाम है सिरुमलाई पहाड़ी। इसके ऊपर है पंचमलाई पहाड़ी। कौन सी है? पंचमलाई पहाड़ी। पंचमलाई के ऊपर है सेवरॉय पहाड़ी, और सेवरॉय के ऊपर है जावेदी। क्या नाम है? जवादी पहाड़ी। तो याद रखिए, तमिलनाडु में कितनी पहाड़ी है? क्योंकि अब पूछता है, देखिए क्या पूछता है, यहाँ सवाल पूछ देता है कि सिरुमलाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। और उसके बाद पंचमलाई किस में है? तमिलनाडु। सेवरॉय और जवादी तमिलनाडु। तो सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवरॉय और जवादी, ये चारों पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। ये बेसिकली क्या है? टूटे फूटे है। क्यों? क्योंकि नदियाँ इसके बीच से आती है और क्या करती है? इन पहाड़ों को काट देती है, तोड़ देती है। अतः ये छोटे छोटे भागों में, जबकि यहाँ पे देखिए एकदम एक लाइन से है ना जी, यहाँ से। हाँ, ये पहाड़ियाँ है, ये जितना छोटे, इधर टूटी टूटी पहाड़ियाँ है, इधर सीधे एक ही लाइन में है। तो टूटी टूटी पहाड़ी को टूटा टूटा ही रखेंगे ना। आगे चले, अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जिसमें पहला है नागड़ी हिल्स, दूसरा पालीकोंडा, तीसरा वेलीकोंडा, और चौथा नल्ला मल्ला। तो इसको याद करने का तरीका याद रखिए। क्या याद कर लेंगे? नेपाली वाली नल्ला, नेपाल वाली नल्ला। क्या याद कर लेंगे? इसको याद करने का आसान तरीका, एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा,
नेपाल वाली नल्ला। नल्ला का मतलब क्या होता है? जो कोनो कार्य नहीं करे उसको नल्ला कहते हैं। नल्ला व्यक्ति है, एकदम बिना मतलब के बैठा है। हमारे यहाँ का बेरोजगार जैसे आज हम लोग क्या है, नल्ला व्यक्ति है। तो ये देखिए कैसे याद करना है। ने से कौन सी पर्वत होगी जी? नागरी हिल्स, पाल से पालीकोंडा और वाली से वेलुकोंडा है। वेलुकोंडा देखिए तो वेलीकोंडा, ठीक है, नागरी हिल्स, पालीकोंडा, वेलीकोंडा और नल्ला से नल्ला मल्ला पहाड़ी। तो आंध्र प्रदेश में पूछे तो नेपाल वाली नल्ला कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में। नेपाल वाली नल्ला कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में। तो ने से नेवाड़ी पहाड़ी, उसके बाद पाल से पालीकोंडा, वाली से वालुकोंडा और नल्ला से नल्ला मल्ला की पहाड़ी। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सवाल पूछता है, क्लियर। इसके बाद आते हैं हम कहाँ, बेसिकली आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक पर्वत श्रृंखला है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इसी पर्वत श्रृंखला का नाम है मलायागिरी या महेंद्रगिरी। तो देखिए महेंद्रगिरी यहाँ भी और महेंद्रगिरी यहाँ भी। तो महेंद्र से महेंद्र बाहुबली तक। लेकिन ये जो महेंद्रगिरी है ये पहाड़ों की श्रृंखला है। क्या है? ये महेंद्रगिरी पहाड़ों की श्रृंखला है, जबकि ये महेंद्रगिरी ऊंची चोटी है। 2 बार बता दे रहा हूँ, ये महेंद्रगिरी पहाड़ों की श्रृंखला और ये महेंद्रगिरी ऊंची चोटी। तो एक बार अब हम रिपीट करते हैं ताकि आपको 100% याद हो जाए, क्लियर। तो ये बताइए कि गोरमोता से कक्ष की खाड़ी के बीच के तट को क्या कहते हैं? कक्ष का तट। और यही कक्ष के तट पे, यहीं पे देखिए यही सब है ना, पूरा सफेद सफेद मरुस्थल स्थित है, इसको सफेद मरुस्थल कहते हैं। और यहीं पे एक क्या है, वन जीव अभयारण्य को कहते हैं कक्ष का रण, जो किसके लिए फेमस है? कक्ष का रण गधे के लिए फेमस है, जो आप है बार बार भूल रहे हैं। कक्ष का रण किसके लिए फेमस है? जंगली गधे के लिए। किसके लिए फेमस है? जंगली गधे के लिए। अब हाँ याद रखिए। और यहाँ देख लीजिए कक्ष के रण से लेके और कहाँ तक, खंभात की खाड़ी या वे ऑफ कैम्बे के बीच के तट को क्या कहते हैं? कठियावाड़ा का तट। क्या कहते हैं? कठियावाड़ा का तट। और यहीं पे एक पर्वत श्रृंखला है गिर पर्वत, और यहीं गिर पे क्या है? गिर वन जीव अभयारण्य है, जो किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए। किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए। कंफर्म? कोनो दुख तकलीफ होना भी नहीं चाहिए। और इसी कठियावाड़ा में 2 बंदरगाह है। कौन कौन सा? कांडला बंदरगाह और दहेज बंदरगाह। कांडला को दहेज इसी कठियावाड़ा में मिलता है। कांडला बंदरगाह और दहेज बंदरगाह, ठीक है। और इसके बाद आइए तो दमन से या दीव से लेके गोवा तक के तट को कौन सा तट कहते हैं? कोक्कण तट। फिर से, दीव या दमन से लेके गोवा तक के तट को कोक्कण तट। और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, कोंकणी जनजाति, जो फिशरीज पे बेसिकली आश्रित है, मछली मार के खाते हैं, जीते हैं, और ये कोंकणी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्लियर। इसके बाद गोवा से लेके मैंगलोर तक के तट को कहते हैं केनरा तट। क्या कहते हैं? केनरा तट। और मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट, सही बात। और यहाँ से कन्याकुमारी से लेके और कृष्णा नदी के बीच के तट को कोरोमंडल। और कृष्णा नदी से महानदी को, वो तो बोर्ड पे दिख रहा है, तो गोलकुंडा तो हो ही जाएगा, मिटाए नहीं है। और महानदी से स्वर्ण रेखा नदी के बीच में उत्तरी सरकार तट, और इसके ऊपर को उत्कल तट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ देखिए उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी का नाम माउंट कलसुबाई। क्या नाम है? माउंट कलसुबाई। फिर से पूछ रहा हूँ, उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी का नाम? दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी का नाम? कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। जो किसके लिए फेमस है? लौह आयात के लिए, लौह अयस्क के लिए फेमस है। और इसी कुद्रेमुख के बगल में एक छोटी सी पहाड़ी, जिसको क्या कहते हैं? बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या कहते हैं? बाबा बुदन की पहाड़ी, जो किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। और कौन सी कॉफी? अरेबिका कॉफी। और याद रखिए कि यही जो आपको इसके ऊपर जो कौन सा बोला था, कुद्रेमुख से जो लोहे का लोहा उत्पन्न होता है, उस लोहे का निर्यात कहाँ से होता है? यहीं पे न्यू मैंगलोर बंदरगाह से होता है। कहाँ से होता है? न्यू मैंगलोर बंदरगाह से, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ के जो नीचे तट है, इसमें एक पहाड़ी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। नीलगिरी क्या कह रही थी? हमको कै गो बेटा चाहिए? 2 बेटा। कै गो बेटा? 2।
दो द बेटा। तो नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम दो द बेटा, भुलाइएगा मत, पूछता है सवाल। ऊंची चोटी तो सबसे ज्यादा और पूछता है। तो नीलगिरी की ऊंची चोटी नीलगिरी कहती है दो द बेटा। एक बेटा से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए? दो। हम लोग भी पूजा करते तो लोग क्या कहते हैं कि पहले एक बेटा दे दीजिए, एक आता था बोले दूसरा एक और बेटा, अब बेटा हो जाता है नालायक। हम लोग की जगह मेरी तरह बेटा क्या हो जाता है? नालायक। हाँ, पश्चिमी घाट क्या? मैं नालायक? हाँ, पश्चिमी, हाँ ये नीलगिरी जुड़ता है, यहाँ से सटता है। हाँ क्या? हाँ, इसी नीलगिरी पे एक जनजाति पाई जाती है, टोट जनजाति, जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। कौन सी प्रथा मानती है? बहुपति विवाह। और यहीं पे ही रहते हैं। टोट जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे। और नीलगिरी किसके लिए फेमस है? टी गार्डनिंग या चाय की बागानी के लिए फेमस है। यहाँ पे चाय बहुत अधिक मात्रा में होता है। दार्जिलिंग, असम। और सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत करता है और सबसे अधिक चाय का निर्यात चीन करता है। सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन करता है? चीन। अब शायद हो सकता है कि उत्पादन में चीन आगे आ गया हो, लेकिन भारत में होता है। भारत उत्पादन में सबसे ज्यादा है और जहां तहां भेजने में चीन। क्यों? क्योंकि हम भारतवासी हैं, आधा से अधिक चाय तो हम खुद पी जाते हैं, देने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए नीलगिरी की पहाड़ी कंफर्म हुआ ना। अब नीलगिरी के नीचे आते हैं तो कौन सी पहाड़ी है जी? अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी तो ऐसा ही याद हो जाए, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी। अन्ना किसको बोलते हैं? दक्षिण भारत में अन्ना कहते हैं भैया को। तो अन्नामलाई की ऊंची चोटी का नाम भैया चोटी या अन्ना मुंडी, यानी कि बड़े भैया की मुंडी। अनाई मुंडी अन्नामलाई की। और ये अन्नामलाई की नहीं, पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अन्नामलाई की पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है? यहीं स्थित है। आगे चलें, इच्छा हो तो आपकी, ठीक है। इसके बाद जो अगली पहाड़ी है इसको कहते हैं कार्डमिमम की पहाड़ी या फिर इलायची की पहाड़ी। इसी कार्डमिमम की पहाड़ी के पश्चिम साइड में होता है साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जानते हैं, जो भारत में जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्लियर? इस पर आते हैं तो बेसिकली कितनी पहाड़ी है तमिलनाडु में? 4 पहाड़ी है। कौन कौन? देखिए, सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवरॉय और जवादी। सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवरॉय और जवादी। और याद रखिए, इसको कभी कभी दे देता है सजाने के लिए कि दक्षिण से उत्तर में या उत्तर से दक्षिण में इन पहाड़ियों को सजाइए। तो जिस प्रकार से है उसी प्रकार से क्या करना पड़ता है? सजाना पड़ता है। बात बुझे? बूझ लीजिए बात। दुगो प है, दुगो स है। ये जवादी है, पवादी नहीं है, याद रखिए। तो सिरुमलाई, पंचमलाई, सेवराय और जवादी। और अगर आंध्र प्रदेश का पूछे तो आंध्र प्रदेश में क्या है? नेपाल की नल्ला। आंध्र प्रदेश में कौन है? नेपाल वाली नल्ला। आंध्र प्रदेश में कौन है? नेपाल वाली नल्ला। तो न से नेवाड़ी, पा से पालकोंडा, वा से वालुकोंडा और नल्ला मल्ला की पहाड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर आ जाए कहाँ, उसके ऊपर एक पहाड़ी और स्थित है, इसको कहते हैं कौन सी? मलायागिरी या फिर महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो ये होता है हमारा पूरा वेस्टर्न घाटी और ईस्टर्न घाटी समाप्त। और ईस्टर्न घाटी और वेस्टर्न घाटी के क्या जो तट है वो भी पूरा कंप्लीट। अतः आप क्या कीजिए, इसे बंद कर दीजिए।